क्या हाल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली, आप खैरियत से हैं? ठीक हैं? आपको मेरी आवाज आ रही है? अली, आप खैरियत से हैं? आपको मेरी आवाज आ रही है? जी। ओके, थैंक यू वेरी मच। आज हम ट्रांजिस्टर डीसी बायसिंग का टॉपिक इंशाल्लाह स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें काफ़ी टाइम जो है वो इंशाल्लाह स्पेंड करना पड़ेगा क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, डीसी बायसिंग और एसी एनालिसिस। लिहाजा इसको समझने के लिए हमें थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। जी फैसल, आप ठीक है? खैरियत से हैं? फैसल, आपको आवाज़ आ रही है? यस सर। ओके, थैंक यू बेटा। आज हम डीसी बायसिंग स्टार्ट करेंगे। अच्छा, जो हम मेरे पास थोड़ा नेट स्लो रुक रुक की आवाज आ रही है, जो इसलिए थोड़ा माजरत सर। नहीं, कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डिंग ज़रूर देख लीजिएगा। जब इसकी रिकॉर्डिंग जी जी। हो जाएगी तो हम इसको अपलोड कर देंगे। अब हम तकरीबन जो अपने सेशन करेंगे वो टॉपिक वाइज करेंगे, ठीक है? टॉपिक जी सेशन होंगे और अगर 3 सेशन या 4 सेशन भी टॉपिक वाइज करने पड़े तो हम छोटे छोटे वक्फे के साथ कर लेंगे। आप लोगों को साथ रहना होगा, बाकी बाकी मेंबर्स भी इंशाल्लाह आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम एक्सक्यूज मी सर। सर जी बेटा, आपका कोई सवाल है तो आप पूछिए। सर असाइनमेंट और क्विज़ेज हैं, वो आपको मेल कर सकते हैं ना सर? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं बेटा, आप बिल्कुल ईमेल कर दीजिए। आप कंप्लीट करके ईमेल कर दीजिए मुझे। सर थैंक यू सर, सो मच, थैंक यू सो मच। हाँ, और अपने पास एक फोल्डर में भी सेव रखिए क्योंकि एलएमएस पे अभी उन्होंने कहा। सर ईडीसी का फोल्डर अलग बना लिया है उधर सर, वो मेमोरी में वहाँ पे सर सारी चीजें सेव है सर। हाँ बस सही है, अपने पास भी सेव रखिएगा क्योंकि जो एलएमएस है उस पे उन्होंने कोर्सेज बना दिए हैं तो उनको भी जो है वो वहाँ पे। जी जी सर, एलएमएस विजिट किया था, वो सारे जो कोर्सेज शो हुए हैं, पर मटेरियल अभी कुछ भी वहाँ पे शो नहीं हो हाँ, रहा। अभी वहाँ पे कुछ डाला नहीं है, उसको अभी अपडेट करना इंशाल्लाह उसको। ठीक है सर, ठीक है। ओके, तो मेन जो हम कॉन्फ़िगरेशन जिस पे काम करेंगे वो कॉमन एमिटर है। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं पहले। कैरियर ये इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव जो है ना वो देख लेते हैं। इस चैप्टर के जो ऑब्जेक्टिव हैं उनको थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि इस चैप्टर में क्या ऐसी चीज है और ये चैप्टर जो है ये जरूरी क्यों है। चैप्टर ऑब्जेक्टिव हम चैप्टर 4 में है और बी एबल टू डिटरमिन द डीसी लेवल्स फॉर इम्पोर्टेंट बीजेटी यानी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन। अगरचे जो कॉन्फ़िगरेशंस हमने पढ़ी है इस चैप्टर 3 में, उसमें जिस पे हमने फोकस किया है वो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन को ही हम फोकस रखेंगे और उसी को हम इस चैप्टर में भी उसी को ज्यादा फोकस किया गया। ओके, अंडरस्टैंड हाउ टू measure the important voltage levels of a BJT transistor configuration। इसमें आप देखिएगा कि जो इस तरीके से सिंपल फार्मूलाज है जो कि हम जो कॉमन एमिटर जो स्टैंडर्ड सर्किट है उसमें देख के आए। Become aware of the saturation and current of and cut off conditions and similarly the load line analysis क्योंकि इसमें भी
जो है वो लोड लाइन एनालिसिस होता है, जैसे डायोड में हमने लोड लाइन एनालिसिस किया था। ओके, इसमें डिजाइन प्रोसेस की जब हम बात करेंगे तो फाइंडिंग द कंपोनेंट इनसाइड एम्पलीफायर, एम्पलीफायर के जो डिफरेंट कंपोनेंट है, खास तौर पे उसमें रजिस्टर की जो वैल्यू है वो फाइंड करना, कि कलेक्टर रजिस्टर, एमिटर रजिस्टर, बेस रजिस्टर, इन चीजों की वैल्यूज मालूम करना, दैट इज द डिजाइन। हमने पहले आइडेंटिफाई किया था कि किस तरीके से जो डिजाइन प्रोसेस है और किस तरीके से जो है वो एनालिसिस प्रोसेस है। Okay, understand the basic operation of transistor switching networks and similarly begin to understand the troubleshooting process. ये लैब का कंपोनेंट है, इसको तो हम जो है फोकस नहीं करेंगे, लेकिन हम जो हमारे पास प्रोग्राम है, कंप्यूटर सिमुलेटर है, उसको जरूर हम फोकस करेंगे और उसकी मदद से हम कोशिश करेंगे कि कुछ नेटवर्क्स को सॉल्व करें। देखिए, उसको सीखने का फायदा आपको ये होगा कि जब एक सर्किट के अंदर वैल्यूज चेंज होती है तो आप उस सर्किट को सिमुलेटर में बना के तो वेरीफाई कर सकते हैं कि आपने जो आंसर निकाला है वो ठीक है। इस तरीके से अब हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं जो इससे पहले हमने पढ़ा था। उसके लिए सबसे पहले जो है वो एक हम कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं। कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन जो है उसमें थोड़ा सा जरा ये बनाने में जरा थोड़ा सा जरा तो ठीक है, एनपीएन ट्रांजिस्टर है। ओके, वीसीसी, इसी तरीके से रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस जो कि कलेक्टर पे लगी हुई है। ये सर्किट जरूर बनाइएगा आप अपने पेज पे भी। इसी तरीके से आर बी है। अब इसके अंदर जो टर्मिनल्स हैं उनको हम हाईलाइट कर लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक बेस टर्मिनल है, एमिटर है हमारे पास जो कि इस सूरत में ग्राउंड है, और ये ग्राउंड जो है ये कॉमन होता है। और इस तरीके से हमारे पास जो है वो एक कलेक्टर टर्मिनल। एज यू कैन सी दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन, और इसमें जो इक्वेशंस थी वो मैं साथ आपको लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे कि ये इक्वेशंस जो है ये इट इज नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड दोस इक्वेशंस। ओके, यहाँ से जो करंट आ रही है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ये जो करंट आ रही है ये आई है। इसको फाइंड करने का, चूंकि ये वीसीसी सेम है, दोनों इस तरफ भी वीसीसी ही है, तो हम आसानी से मालूम कर सकते हैं कि क्या प्राइमरीली जो वोल्टेज ड्रॉप है वो कैसे होगा। तो ये वीसीसी जो है इसका वोल्टेज ड्रॉप जो है ये हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं, यहाँ से हम रिपीट कर रहे हैं। द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस रेजिस्टर, जो कि ओम्स लॉ की मदद से आई बी आर बी होगा मल्टीप्लाइड विद आर बी। ये ओम्स लॉ है, V is equal to IR and plus the voltage across this DE, जो कि हमें पता है 0.7 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ हम 0.7 वोल्ट लिख सकते हैं और सिलिकॉन डायोड। ओके, तो ये तो इनपुट साइड का फार्मूला है। यहाँ से हमें करंट आई बी मिल जाएगी। जैसे ही हमें करंट आई बी मिल जाएगी तो अब हम एक ऐसी अच्छी कंडीशन में होंगे कि अब हम जो है वो नेक्स्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब आउटसाइड पे आ जाए
यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है वो आईसी है, और इसका जो फार्मूला है, चूंकि हम आई भी मालूम कर चुके होंगे, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करना होगा गेन के साथ, विच इज गिवन विद द ट्रांजिस्टर बीटा मल्टीप्लाइड विद आई बी। बेटा यहाँ आप लोगों को जो एक चीज का ख्याल रखना है, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ये है कि जो आई बी है, अगर आप इसकी बात करेंगे तो आई बी की जो वैल्यू है वो आमतौर पे आपको माइक्रो एम्पेयर्स में दी जाएगी। माइक्रो एम्पेयर आप जानते हैं कि माइक्रो एम्पेयर 10⁻⁻�6 होता है। जब ये बीटा इससे मल्टीप्लाई करेगा, बीटा की जो रेंज है वो आमतौर पे 100 से लेके 200 के दरमियान होगी। लेकिन ये एक जनरल वो है, बाज दफा आपको ये 50 भी दी जा सकती है, बाज दफा पे 250 भी दी जा सकती है, लेकिन एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है कि कॉमनली सर्किट्स में 100 से 200 के दरमियान जो है वो बीटा, अगर कहीं बीटा स्पेसिफाई ना हो किसी भी क्वेश्चन में, तो आपने याद रखना है कि बीटा की वैल्यू 100 अज्यूम करनी, 100, ठीक है, 100 अज्यूम करनी, और लिखना है कि अज्यूम बीटा इज इक्वल टू 100। इस तरीके से आपका ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होगा। एक चीज जो और इसी फार्मूले की मदद से हम जो इंश्योर करेंगे कि आईसी की वैल्यू जो है वो मिली एम्पेयर में हो, मिली एम्पेयर में ऑर्डर होगा इस। तो बेटा ये चीजें जो है ये आपका एक्सपर्ट नॉलेज है। जब आप प्रॉब्लम डोमेन में काम करते हैं तो जिस तरीके से आपने याद रखा हुआ है कि सिलिकॉन डायोड 0.7 वोल्ट्स, इसी तरीके से आपने इन चीजों को भी याद रखना है, ये मेमोराइज कर लेना। और जब आप न्यूमेरिकल कर रहे हो तो ये चीजें देखनी है, ऐसा ना हो कि आपका आंसर जो है वो आई बी जो है वो माइक्रो के बजाय मिली में या एम्पेयर में आ रहा हो। वो एक अनयूजुअल सी सिचुएशन होगी और कॉमन सिचुएशन नहीं होगी, तो आपको अपना न्यूमेरिकल दोबारा देखने की जरूरत है। जब आप आईसी मालूम कर लेंगे तो अब आप आसानी के साथ VCE मालूम कर सकते हैं, और उसका फार्मूला मैं आपके लिए लिख रहा हूँ। इसके लिए भी आप किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाएंगे, तो आउटसाइड जो नेटवर्क होगा इसमें जो VCC की वैल्यू होगी, वो जो वोल्टेज है उसका ड्रॉप होगा इस रेजिस्टेंस के क्रॉस, जो कि ICRC बनेगा, ICRC एंड प्लस VCE। इस तरीके से हम VCE मालूम कर लें। इसके अलावा क्वेश्चन में और भी वोल्टेज या करंट और इसी तरीके से पावर डेसिपेशन बाय द डिवाइस, ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं, तो उसके फार्मूलाज हमारे पास मौजूद हैं और उसको हम जो है वो यूज करते हैं। और इस तरीके से तो बेटा ये अभी तक हमने जो पढ़ा है उसका ये रिवीजन है, ये ज़रूरी है। इसके बाद अब हम आज का टॉपिक जो है उसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से एक सिंपल सर्किट जो है उसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ बेटा आप लोगों का कोई सवाल है? ओके, इफ देयर इज एनी क्वेश्चन, इस पॉइंट पे कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? ओके, इफ देयर इज नो क्वेश्चन वी प्रोसीड, और हम टॉपिक वाइज चलेंगे इंशाल्लाह ताला, जैसे हमने डिसाइड किया था। सो आई जस्ट नीड टू रिमूव दिस, ताकि जो है वो एलोकेशंस की जो लेयर है वो कम्प्लीटली इन हो जाए।
ओके, सो वी आर अगेन विद आवर बुक, और हमेशा बुक जो है उसको जरूर रेफर करना चाहिए। अब हम चले जाएंगे अपने पहले टॉपिक के ऊपर, और पहले टॉपिक के साथ साथ हम इक्वेशंस को भी देखते चले जाएंगे। कि सबसे पहले अगर आप देखिए तो यहाँ पे आपको जो इक्वेशंस नजर आ रही है, इसमें दो इक्वेशंस आपको थोड़ी फेमिलियर लग रही होंगी, और जो इक्वेशन आपको फेमिलियर लग रही होंगी वो VB is equal to 0.7 volts and IC is equal to beta I। ये दो इक्वेशंस जो हैं ये ऑब्वियसली आपको फेमिलियर लग रही होंगी, और दरमियान में जो एक्चुअल इक्वेशन है उसकी अप्रोक्सीमेशन बताई गई है कि किस तरीके से हम जो, चूंकि बीटा की चूंकि IB की जो वैल्यू है वो माइक्रो एम्पेयर्स में है, माइक्रो, इसको लिखने में थोड़ी दुश्वारी होगी तो हम एक्स टूल का सहारा ले लेते हैं। तो ये वैल्यू माइक्रो एम्पेयर में है, और इसी तरीके से जो बीटा की वैल्यू है वो 100 से 200 के दरमियान है। तो हम इस बीटा प्लस 1 को बीटा अज्यूम करते हुए IC के इक्विवेलेंट ले सकते हैं, यानी कि IC और IE जो है उनको अप्रोक्सीमेटली इक्विवेलेंट ले सकते हैं। अगर हम इसको सर्किट से देखें तो आप यही ट्रांजिस्टर का जो सिंबल है उससे देखें इस चीज को, तो हमारे पास जो IB है उसकी डायरेक्शन ये है, ये IB है हमारे पास। क्योंकि इक्वेशंस जो है, ये जो मैथमेटिकल मॉडल्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हम इनकी मदद से अपने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते हैं। इन मॉडल्स की भी जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हैं इनकी भी एक अंडरस्टैंडिंग जो है वो होना जरूरी है। यहाँ पे जो है ये हमारे पास IC करंट है। बेटा अगर आप लोगों का कोई सवाल है तो आप जरूर पूछें, और अगर आप लोग चैट में भी अपना क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है ये IE, चूंकि IB की वैल्यू बहुत स्मॉल है, माइक्रो में है, 10 की पावर -6 में है, 10 की पावर -6, जो कि एक बहुत ही स्मॉल वैल्यू बनती है। इसलिए एक अप्रोक्सीमेशन यहाँ यूज की जाती है कि ये दो करंट्स जो हैं ये आपस में बराबर, यानी IE जो है ये IC के इक्विवेलेंट। अगर ये दरमियान में से मैं ये हटा दूं थोड़ी देर के लिए, लेट मी जस्ट रिमूव इट। So we are just using a simple approximation that IE current is equal to IC current। और इससे एक चीज जो है वो जो इसके बैकग्राउंड में छुपी हुई है, यानी जो हाईलाइट नहीं हो रही, वो एब्स्ट्रैक्शन जो है वो इस करंट का रोल है, जो कि प्राइमरीली इस डिवाइस के अंदर जो चैनल बन रहा है इस करंट के फ्लो का, उसको कंट्रोल करने का जो रोल है इसका। तो ये चीज भी हमें याद रखने की जरूरत है कि जो बेस करंट है इन BJTs, यानी जो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है, उसके लिए बेस करंट इज ए कंट्रोलिंग क्वांटिटी कह लें, कंट्रोलिंग पैरामीटर कह लें। सो दिस इज the junction, the channel between the device is controlled through this current। That's why इसीलिए हम BJT को कहते हैं कि इससे करंट कंट्रोल्ड डिवाइस। जब हम इसका मॉडल पढ़ेंगे तो उसमें हम इसको एक करंट सोर्स से रिप्लेस करेंगे। ये चीज भी जो है वो हम इसकी कंस्ट्रक्शन को एक दफा दोबारा से अगर रिव्यू कर लें तो ये चीज हम आसानी से यानी समझ लें। बेटा यहाँ कोई सवाल है? इफ यू हैव एनी क्वेश्चन
आप यहाँ मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, अगर आपको कभी भी कोई क्वेश्चन आपके जहन में आए, आप अपने तक महदूद ना रखें, पहले उस क्वेश्चन को लिखें फिर उसको पोस्ट करें। ओके, तो ये एक अच्छा तरीका होगा चीज़ों को सीखने का। इक्वेशंस जो है उनको सीखने की भी जरूरत होती है, और इक्वेशंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और बहुत सारे लोगों ने इसमें जो है वो टाइम लगाया। एक चीज जो यहाँ रिवाइज हो रही है, जो इससे पहले हम पढ़ के आ चुके हैं, इस डायग्राम में उसकी रिवीजन है। अगर आप गौर से देखें तो ये डायग्राम हमारे लिए नई नहीं है, ये डायग्राम हमारे लिए ऑलरेडी वी हैव गॉन थ्रू दिस डायग्राम, जिसमें हमने इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे। तो मैं ये चाहूंगा कि स्टूडेंट जरूर इस कैरेक्टरिस्टिक्स को, जो कि कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको एक दफा रिव्यू करें और आइडेंटिफाई करें कि देयर इज अ सैचुरेशन रीजन, देयर इज अ कट ऑफ रीजन, एंड आल्सो देयर इज एक्टिव और लीनियर रीजन। ठीक है, अगर से ये लाइनें बिल्कुल लीनियर यानी इस सेंस में नहीं है कि हॉरिजॉन्टल के बिल्कुल पैरेलल चल रही हो, बट इन ए सेंस कि दे आर linear in they are having a line like equation। ये एक चीज जो है वो ध्यान रखिए। और जब हम इसका लोड लाइन एनालिसिस करेंगे तो उसमें हमें जो ऑपरेटिंग पॉइंट है उसको समझने में मदद मिलेगी। जो वाइट रीजन है वो ये शो कर रहा है कि ये वो रीजन है जिसमें हम प्राइमरीली एक एम्पलीफायर को ऑपरेट करवाते हैं। ये रीजन थोड़ा इन्होंने बड़ा दिखाया है, ये इसका वो रीजन है जिसको सेफ रीजन कहते हैं, लेकिन एक्चुअल रीजन जो है वो डिपेंड करेगा जो हमारा डीसी बायसिंग है। तो उसको हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। इसमें अगर मैं ड्रॉ कर दूं जो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आपको याद आ रहे हो तो डायोड की कर्व है जिसमें आईपी है क्योंकि वो इनपुट साइड है, और मिली एम्पेयर माइक्रो एम्पेयर्स में है, और इस तरफ बीबीई है, बीबीई हमारा इतना आसानी से काबू में नहीं आ रहा है, बट बीबीई आई एम श्योर कि आप इसको रिमेम्बर कर लेंगे। 0.7 वोल्ट्स, दिस इज द इनपुट एंड दिस इज द आउटपुट। आउटपुट में देखिए वीसीई है और इसी तरीके से आईसी है, क्योंकि मिली एम्पेयर में है, देखिए मिली एम्पेयर में। जो क्वांटिटीज है उनके यूनिट्स को भी जरूर ध्यान में रखिए, और इसी तरीके से आईबी की डिफरेंट वैल्यूज के लिए डिफरेंट कर्व्स वो हमें मिलती। तो इस तरीके से जो चैप्टर 4 का ये कंटेंट है ये कैरेक्टरिस्टिक्स को भी रिव्यू कर रहा है, और साथ साथ कुछ और इंफॉर्मेशन भी है। अगर आपको टाइम मिले तो उसको थोड़ा सा रीड कर लीजिए, यू विल बी इन ए बेटर पोजीशन। जो चीजें मैंने आपको बताई हैं वो यहाँ पे लिखी हुई है इन इंग्लिश टेक्स्ट। ओके, थोड़ा सा इस चीज को क्योंकि हमने समझ तो लिया है, लेकिन जो लीनियर रीजन ऑपरेशन है, कट ऑफ रीजन और सैचुरेशन रीजन ऑपरेशन है, इसमें जो डिफरेंट जो जंक्शंस हैं वो कैसे काम करते हैं, ये चीज जो है वो हमें लीनियर ऑपरेशन के लिए याद रखने की जरूरत है। उसके लिए देखिए जो इनपुट का पोर्शन है, जो इनपुट है वो फॉरवर्ड बाइस है, और जो आउटपुट है यानी जो आउटपुट की साइड पे हमें जो जंक्शन मिलता है वो रिवर्स बाइस। इसको थोड़ा सा डायग्राम की मदद से देखें कि ये हमारे पास एक डायग्राम है, और हम जानते हैं कि ये एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है। इसका मतलब है वी हैव एन, वी हैव पी मटेरियल एंड वी हैव एन मटेरियल। दिस इज द एनपीएन। Okay, so base emitter junction, ये वाला जो जंक्शन है, it should be forward bias। F लिख रहा हूँ यहाँ पे, forward bias।
एंड द बेस कलेक्टर ये वाला है, बेस और कलेक्टर इट शुड बी रिवर्स बायस। सो दिस इज द ओनली थिंग जो एम्पलीफिकेशन या एम्पलीफायर्स जब हम पढ़ते हैं उसमें हमें ये याद रखने की जरूरत है। अगर सिर्फ ये वाला पोर्शन याद रख लें, रेस्ट याद रखने की जरूरत नहीं है कि जो इनपुट जो पार्ट है उसके लिए हमें जो E और N जो है उसको फॉरवर्ड बाइस करना है। इसका मतलब ये हुआ कि वी हैव टू एस्टैब्लिश ए पॉजिटिव वोल्टेज हियर and we have to establish a negative voltage here, so that this junction become a forward bias। हम इस चीज को पढ़ के आए हैं डायोड के पार्ट में, और अगर आप इसको रिवाइज भी कर लें किसी भी टाइम में थोड़ा सा, तो इट इज आल्सो बेनिफिशियल। तो दिस इज वन थिंग जो कि यहाँ हमारे पास आई और हमने इसको देखा एक दफा, क्योंकि हम वी हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू इट, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं जो प्रॉब्लमेटिक इंशाल्लाह। ओके, सो दिस एंड्स आवर फर्स्ट सेक्शन, और अब हम एक छोटा सा ब्रेक ले लेंगे, और ब्रेक के बाद जब हम तकरीबन 10 मिनट के बाद दोबारा से स्टार्ट लेंगे तो फिर हम फिक्स बाइस कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे। ओके स्टूडेंट्स,